लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दाऊद और छोटा शकील को हाजिर होने का दिया आदेश। दोनों को 16 अगस्त तक पेश होने का आदेश। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा विज्ञापन। आज खाली करना होगा कैंपाकोला कंपाउंड के रहिवासियों को अपना आशियाना। शाम 5 बजे तक रहिवासियों को सौंपनी होगी चाबी। मोहसिन शेख हत्याकांड में धनंजय देसाई समेत 20 लोगों की रिमांड आज खत्म। धनंजय पर भीड़ भड़काने का किया आरोप। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश ने दी दस्तक। अहमदनगर, परगांव, श्रीरामपुर, राहता, संगमेनर जैसे इलाकों में हुई अच्छी बारिश। और फुटबॉल विश्व कप का आज से आगाज। ब्राजील में अगले 4 हफ्तों तक चलेगा फुटबॉल वर्ल्ड कप का जादू। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल गोयल। कैंपाकोला रहिवासियों को आज अपने फ्लैट्स खाली करने होंगे। आज उनकी मियाद खत्म हो रही है। बीएमसी के नोटिस के मुताबिक कैंपाकोला कंपाउंड में रहने वाले लोगों को 5 बजे तक बीएमसी कार्यालय में फ्लैट्स की चाबी सौंपनी होगी। कैंपाकोला सोसाइटी में 102 अवैध फ्लैट्स हैं जिन्हें आज यहां पर रहने वाले रहिवासियों को खाली करना होगा। दरअसल 31 मई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई मियाद खत्म हो गई थी। इसके बाद कुछ और वक्त की मोहलत बीएमसी की तरफ से दी गई थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गई है। और आज शाम 5 बजे तक 102 अवैध फ्लैट्स में रहने वाले परिवारों को अपने घरों की चाबियां सौंपनी होगी बीएमसी को। और ज़्यादातर परिवार वालों ने शिफ्टिंग की तैयारियां भी कर ली है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उसी से जुड़ी हुई है। सामान पैक कर दिया गया है। बहुत से लोग शिफ्ट हो भी गए हैं और कुछ लोग हालांकि अब भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो अपना घर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बीएमसी डिपार्टमेंट में आज शाम 5 बजे तक रहिवासियों को चाबियां सौंपनी है इन फ्लैट्स की जिन्हें अवैध करार दिया गया है। तो कैंपाकोला कंपाउंड के रहिवासियों को कोई राहत नहीं है। बीएमसी ने शाम 5 बजे तक चाबी सौंपने की मियाद रखी है जिसे पूरा करना होगा। इस बिल्डिंग में रहने वाले परिवारों को 102 फ्लैट्स ऐसे हैं जिन्हें अवैध करार दिया गया है और सामान भी शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है रहिवासियों ने। और ज़्यादातर लोग शिफ्टिंग शुरू भी कर चुके हैं और शिफ्टिंग हो भी गई है। सामान पैक कर लिया गया है और अब शाम 5 बजे तक जो बाकी लोग रह गए हैं उन्हें भी ये मकान खाली करने होंगे, चाबियां सौंपनी होंगी। और विद्या श्रीनिवास जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है जो कि कैंपाकोला कंपाउंड के रहिवासी है। श्रीनिवास जी, तस्वीरें तो ये बताती है कि ज्यादातर लोगों ने आखिरकार सामान पैक कर यहां से जाने का मन बना लिया है, लेकिन असली हालात क्या है और शाम 5 बजे तक की जो डेडलाइन है, क्या इस दौरान ज्यादातर लोग अपनी घरों की चाबियां सौंप देंगे या फिर विरोध अब भी कायम है? घर का सामान तो जरूर पैक कर दिया हम लोगों ने, लेकिन यहाँ से निकलने की कोई हम लोग बिल्कुल नहीं निकलेंगे इधर से। उसका हम लोग ने निर्णय ले लिया है क्योंकि यहाँ 5 बजे हम लोग कोई चाबी भी नहीं सौंपेंगे म्युनिसिपैलिटी को। ये कोर्ट ऑर्डर नहीं है कि हमको चाबी उनको देनी है, हम लोग नहीं देंगे। और हम लोग यहाँ आज बस हम लोग आखिर मोमेंट तक हम लोग झगड़ते रहेंगे। जी, लेकिन अब शाम 5 बजे जब इसकी मियाद खत्म होगी तो क्या सारे के सारे लोग जो 102 फ्लैट्स में रहते हैं उन सब एक राय है इस मामले पर कि सभी के सब बीएमसी को चाबियां नहीं सौंपेंगे या फिर इस पर राय बटी हुई है? राय बिल्कुल एक ही है। एक जेंटलमैन जो बहुत ही बुजुर्ग है वो बिल्कुल ये स्ट्रेस और इससे बिल्कुल उनका दिमाग फिर गया था और उन्होंने आज रिपोर्ट है पेपर में कि वो सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे हम बात कर रहे हैं वो नीचे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं कि मैं नहीं सरेंडर करूंगा। वो बेचारे इतने बुजुर्ग हैं, इधर पहली बार आए, वो तो चल भी नहीं सकते हैं
और वो पहले ऑक्यूपेंट थे इस पूरा कैंपाकोला कॉम्प्लेक्स के, और उनको आज बताया जा रहा है कि तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं है, तुम निकल जाओ। तो ये कैसा न्याय है? और वो बिल्कुल उनका दिमाग फिर गया था, और उनके घर वाले सब बोले, उन्होंने बोला कि मैं गलती से मैंने बोल दिया, मेरे को इतना गुस्सा आया है, और तो उन्होंने बोला है कि मैं नहीं दूंगा चाबी। लेकिन विद्या जी, अब जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अगर बीएमसी तोड़क कार्रवाई करने पर आमादा होती है तो फिर आप लोग किस तरह से मुकाबला करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी सख्त आदेश है कि मकान तो खाली करने होंगे। तो फिर क्या एक ऐसे सूरत हाल पैदा हो सकते हैं जब आप और बीएमसी के लोग आमने सामने हो जाए? हो सकता है, पिछली बार हुआ था, हो कुछ भी हो सकता है। हम लोग ठहरेंगे, क्या बीएमसी का नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोग को भी मालूम नहीं है। हम लोग को और बीएमसी के बीच में यही कम्युनिकेशन, जो मीडिया से मिलती है खबर, हमको बस उतना ही मालूम है, और जो हमारे और जो नोटिस भेजते हैं। और मेरा नोटिस जो आया था 10:30 बजे रात को आया था। बीएमसी कब ओवर टाइम काम करती है? बीएमसी ओवर टाइम करके पॉटहोल्स फिल करती है। बारिश आ रही है, पूरे रोड्स के हाल देखिए, उसको क्यों नहीं भरती है? हमारे पीछे क्यों पड़ी है? और बीएमसी ये भी नहीं ठीक से, वो नोटिस ठीक से नहीं पढ़ा है उन्होंने। ऑर्डर, ये 351 का ऑर्डर जो हम लोग के अगेंस्ट है, उन जो हमारे ऑर्डर में है, वो 351 को इम्प्लीमेंट करना ये नहीं है कि हमें अटैक करना और हमारा बिल्डिंग तोड़ना। ये है, वो 351 को तो बिल्डर को देना चाहिए था जब कंस्ट्रक्शन स्टेज में। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। और कृष्णा डेवलपर्स के पीछे क्यों नहीं है? वो कृष्णा डेवलपर्स क्यों उनके साथ है? विद्या जी, सीएम साहब भी साफ कर चुके हैं असेंबली में कि वो इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। किस तरह का सपोर्ट आप लोगों को मिलने की उम्मीद है? क्या कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट आप लोगों को आज मिलेगा जब आप लोगों के खिलाफ बीएमसी कार्रवाई शुरू करेगी, या फिर आप लोगों को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है? हम लोग को सपोर्ट बहुत लोगों ने बोला है हमको सपोर्ट मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम लोग अकेले लड़ेंगे। ये हमारे घर का मामला है, कोई घर के भी लिए लड़ता नहीं है, सब लोग घर के लिए लड़ते हैं, और हम लोग अपने घर के लिए जरूर लड़ेंगे और देखेंगे कि हमारा घर बचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आखिर तक हम लोग मरते मरते लड़ेंगे। हम लोग घर नहीं छोड़ेंगे, चाबी नहीं देंगे। जी विद्या जी, आखिरी सवाल, अब ये लड़ाई आखिरी अंजाम तक पहुंच चुकी है, आप लोगों को क्या लगता है कोई बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद बाकी है, या फिर दोनों में से किसी एक पार्टी को सरेंडर करना होगा? जरूर बीच का रास्ता निकल सकता अगर वो बीएमसी की इच्छा हो, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है, चीफ मिनिस्टर की इच्छा नहीं है। सब लोगों को बस तोड़ने के लिए बैठे, पता नहीं उनको क्या खुशी मिल रही है किसी का घर बर्बाद करने में, लेकिन वो बस ठहरे हुए कि इसके ऊपर हथौड़ा मार के म्युनिसिपल कमिश्नर के रेज्यूमे में जाएगा कि उन्होंने एक बिल्डिंग, 7 बिल्डिंग को नीचे गिराया। चीफ मिनिस्टर का बिल्कुल इमेज अनटार्निश्ड होगा, यही बस ठहरे हुए हैं। हम लोग को कुछ हम लोग को रास्ता क्यों नहीं है? हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट में देते आ रहे हैं रास्ता, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में बोला, और बीएमसी हाँ करती थी, फिर लास्ट मिनट में बीएमसी ने बैकआउट किया है। चलिए विद्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो विद्या श्रीनिवासन जो कि वहाँ की रहीवासी है, उनका कहना है कि मकान किसी भी कीमत पर खाली नहीं किए जाएंगे, फ्लैट्स खाली नहीं किए जाएंगे, सामान जरूर पैक कर दिया गया है, लेकिन कोई भी रहीवासी अपना फ्लैट नहीं छोड़ेगा, और ना ही आज शाम 5 बजे तक चाबियां सौंपी जाएगी। अब देखना ये होगा कि जब शाम 5 बजेंगे घड़ी में और बीएमसी कार्रवाई करने उसके कर्मचारी पहुंचेंगे कैंपाकोला कंपाउंड, तो फिर क्या सूरत हाल होते हैं। संजय मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए। संजय, ये रहीवासियों का साफ तौर पर कहना है कि वो साफ तौर पर अब भी अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि कोर्ट ने अपने आदेश में ये नहीं कहा है कि मकान गिरा दिए जाए या फिर चाबियां सौंपी जाए, खाली करने के लिए कहा गया है, लेकिन बीएमसी बिना किसी नोटिस के उनसे चाबियां ले रही है, उनको मजबूर कर रही है, और वो इस बात पर अड़े हैं रहीवासी कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। शाम 5 बजे तक चाबियां नहीं सौंपी जाएगी, यानी कि हालात जस के तस बने हुए हैं, और जो रस्साकशी का माहौल बीएमसी और कैंपाकोला कंपाउंड के रहीवासियों के बीच चल रहा है वो अब भी जारी है। लेकिन इस बीच सामान पैक कर दिया गया है तमाम घरों में, और घरों को खाली भी करने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन जैसा कि वहां के रहीवासियों की एसोसिएशन का कहना है, वो घर नहीं खाली करेंगे और चाबी नहीं सौंपी जाएगी। बीएमसी उनके साथ ज्यादती कर रही है, ये इल्जाम कैंपाकोला कंपाउंड के रहीवासी लगातार लगाते आ रहे हैं।
और संजय मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। संजय, रहीवासी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो मकान खाली नहीं करेंगे, चाबी नहीं सौंपेंगे। हालांकि सामान वगैरह पैक जरूर कर दिया गया है, लेकिन बीएमसी शाम 5 बजे जब दस्तक देगी इन लोगों के दरवाजों पर, तो क्या स्थितियां बन सकती है? क्या कोई बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद नजर आ रही है इस बीच? देखिए, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से आदेश दिया था, 31 मई का जो दिन था वह समय सीमा थी, और उसके बाद और भी समय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय उसके पक्ष में नहीं है। उसके बाद सोमवार को बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक नोटिस जारी करते हुए साफ तौर पर 72 घंटे का समय दिया था उन तमाम फ्लैट धारकों को जिनके फ्लैट अवैध करार दिए गए हैं। साफ तौर पर उनसे कहा गया था कि वह अपने फ्लैट की चाबी पीसफुल पोजीशन के तहत वह अपनी चाबी बीएमसी में जमा करा दे। लेकिन अब उन तमाम फ्लैट धारकों का यह कहना है कि सबसे पहले अब महाराष्ट्र सरकार उनको एक हलफनामा दे, एफिडेविट दे कि सबसे पहले बृहन मुंबई महानगर पालिका मुंबई और मुंबई से जुड़े उन तमाम इलाकों के अवैध रूप से खड़े उन इमारतों को पहले तोड़ने की प्रक्रिया, उसका आश्वासन दे, उसका वादा करे, उसका एक एफिडेविट दे, उसके बाद वह अपना फ्लैट खाली करेंगे। कुल मिलाकर कैंपा कोला के जो निवासी हैं वह किसी न किसी सूरत में एक आधार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत उनको एक राहत मिले, लेकिन यह राहत मिलता नजर नहीं आ रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने साफ तौर पर इसमें कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे खुलकर सामने आते हैं और उनका कहना है कि यदि एक बिल्डर अवैध रूप से इमारत खड़ी करता है तो उसका खामियाजा उन तमाम निवासियों को क्यों। वहीं स्वर कोकिला लता मंगेशकर की तरफ से भी एक समर्थन रूप एक ट्वीट आया था। उनका यह कहना था कि कैंपा कोला के निवासियों को राहत प्रदान किया जाए, सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और कोई बीच का रास्ता निकाले। लेकिन बीच का रास्ता निकलना असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात है। संजय, और अब संजय, किस तरह की कार्रवाई फिर बीएमसी कर सकती है अगर रहीवासी चाबी सौंपने से इनकार करते हैं? क्या तोड़क कार्रवाई या फिर किसी तरह के बल प्रयोग की भी आशंका जताई जा रही है? क्योंकि अगर दोनों पार्टी आमने सामने आ जाएंगी तो जिस तरह के हालात पिछले साल बने थे दिसंबर में, उसी तरह के सूरत हाल एक बार फिर से दिखाई दे सकते हैं। देखिए, डेमोलिशन कोई एक साधारण डेमोलिशन नहीं है, यह एक मास डेमोलिशन है। चूंकि 5 इमारतों का मामला है, उसमें 33 जो है वह मंजिलें हैं और उन तमाम लोगों के जो फ्लैट्स हैं वह बड़े बड़े फ्लैट्स हैं। और यह जो एक प्रकार से कई दिनों से चलने वाली यह कवायद जो है वह अब उस पर विराम लगने की बात है। बीएमसी जब तोड़क कार्रवाई करेगी तो जाहिर सी बात है कि उस पर बड़े पैमाने पर पुलिस बल का प्रयोग भी करने की आवश्यकता उसे पड़ेगी। चूंकि अड़िग है अपनी जगह पर कैंपा कोला के निवासी, वह गेट खोलने को तैयार नहीं है। किसी तरह से भी भिड़ंत हो सकती है और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कानून व्यवस्था बरकरार रखने में पुलिस किस प्रकार की भूमिका निभाती है, चूंकि यह डेमोलिशन साधारण डेमोलिशन नहीं है। चलिए संजय, आपको रोकना चाहूंगा, आप बने रहे हमारे साथ अंकित जुड़ चुके हैं जो कि कैंपा कोला कंपाउंड के रहीवासी। अंकित, हम तस्वीरें जो देख रहे हैं उसके मुताबिक तो आप लोग अपना सामान जरूर पैक कर रहे हैं, शिफ्टिंग की तैयारियां दिखाई दे रही है, लेकिन क्या शाम 5 बजे आप लोग चाबी सौंपेंगे? फिलहाल जो टसल है क्या वो बरकरार है अभी बीएमसी और कैंपा कोला कंपाउंड के रहीवासियों के बीच? देखिए, चाबी सौंपने का तो सवाल ही नहीं उठता है जी। हम यहाँ 25 साल से ज्यादा से रह रहे हैं जी। हमने कुछ गलत नहीं किया। हमारे हक की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है। बीएमसी को जो करना कर ले, इधर आए, फोर्स लेके आए, जो जैसे करना है वो उनके ऊपर है, लेकिन इधर चाबी कोई नहीं सौंपने वाला, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अंकित जी, फिर क्या रास्ता क्या निकलेगा? क्योंकि अगर बीएमसी बल प्रयोग करती है या फिर तोड़क कार्रवाई शुरू करती है तो आप लोगों के पास क्या रास्ता होगा? देखिए, रास्ता हम तो उसी तरह से अपने घर में रहेंगे या लोग वापस गेट पे खड़े होंगे, जैसे भी हो। उनको फोर्स यूज करना है, पुलिस यूज करना है, वो उनके ऊपर है। रास्ते बाकी सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए हम लोग ने उनको 4 से ज्यादा रास्ते दिए हैं। अब उनके ऊपर है उनको कैसे सॉल्व करना है। उनको फोर्स यूज करना है, सिटीजन पे लाठीचार्ज करना है, जो करना है वो उनके ऊपर है। हम लोग अपने घर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन अंकित जी, जो आखिरी उम्मीद मानी जा रही थी आप लोगों की कि महाराष्ट्र सरकार इसमें कुछ हस्तक्षेप करेगी, दखलंदाजी करेगी और शायद कोई अध्यादेश जारी कर इस फैसले पर रोक लगाई जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और पृथ्वीराज चौहान साहब साफ कह चुके हैं कि वो इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो फिर अब क्या रास्ता बचता है? क्या फिर आमने सामने होकर एक दूसरे को रोकने की कोशिश के अलावा कोई दूसरा पॉलिटिकल सपोर्ट आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? हम मोदी जी से भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बॉम्बे में काफी बीजेपी लीडर्स है जो हमें पूरे सपोर्ट के साथ हमारे साथ खड़े हैं, तो हमें उम्मीद है वो कुछ कर सके। बाकी हमारी पृथ्वीराज जी से भी दरख्वास्त अभी भी जारी है, हम उनसे भी करते रहेंगे एंड मोमेंट तक। जब तक घर पूरा टूट नहीं जाता हम सब जगह
खटखटाते रहेंगे। हम पृथ्वीराज जी से भी बात करेंगे, वापस से उनको भी प्रपोजल्स दिए हैं। हमने वापस से बाकी मिनिस्टर्स से भी बात किए हैं। तो उन्होंने बोला था कि अगर विदिन द लीगल फ्रेमवर्क कोई सोल्यूशन रहेगा तो मैं उसको देखने को तैयार हूँ। तो हमने उन्हें 3-4 सोल्यूशन दिए जो विदिन द फ्रेमवर्क है, विदाउट गोइंग अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो हम उनसे अभी भी बात कर रहे हैं, हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश जारी रहेगी। अंकित जी, लेकिन अब आप लोगों का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने घर खाली करने के आदेश दिए, लेकिन बीएमसी को घर तोड़ने का आदेश किसी ने नहीं दिया है, और आप लोगों को नोटिस जो है वो बिना नोटिस दिए बीएमसी ये कार्रवाई कर रही है। इस आरोप को आप किस बुनियाद पर बीएमसी पर लगा रहे हैं? देखिए, 3-4 चीज है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ना ही उनको कभी टाइम फ्रेम दिया था कि आप तुरंत का तुरंत तोड़ो, ना ही दूसरा, एक तो 2005 में बीएमसी की गलती थी। बीएमसी के लॉ के हिसाब से हमें जो नोटिस आना चाहिए था 53(1) का था, जो शो कॉज है, उसके रिप्लाई में 53(3) में रिप्लाई कर सकते थे। लेकिन बीएमसी के ऊपर जब बात आई, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए हमें 351 दे दिया, जो गलत था। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने 351 अपना मतलब आप कैरी ऑन 351। तो उसके बाद भी आप मतलब वो घर खाली करने चाबी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला कभी भी। अभी भी बीएमसी को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप मदद कीजिए उनकी। जनवरी से अभी तक बोल रहे थे कि आप मदद कीजिए, आप बैठ के साथ में सोल्यूशन निकालिए। बीएमसी ने नहीं निकाला, क्योंकि डेफिनेटली उनका कोई अल्टीरियर मोटिव है, उन्हें मदद नहीं करनी है जिस भी कारण से, इसलिए। और बाकी उनके हमें नोटिस भी रात को 10:30 बजे तक आके दी, जबकि इंडियन रूल के हिसाब से सनसेट के बाद नोटिस मिलना ही नहीं चाहिए। हम जब ये बीएमसी आदमी को ये बोलते हैं आप मेरे पर केस कीजिए, जो करना कीजिए, ऐसी बात करते हैं हमसे। मतलब ऐसा अन्याय हो रहा है इधर। लेकिन अंकित जी, अब चूंकि आप लोगों को 5 बजे तक का वक्त दिया गया है और आप भी तमाम आरोप बीएमसी पर लगा रहे हैं, लेकिन क्या रास्ता आप लोगों को निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या कोई लीगल एडवाइस अब तक आप लोगों ने लिया है? क्या रास्ता आप लोग के पास हो सकता है बीएमसी को रोकने के अलावा? किस तरह से आप लोग, क्या कोई दोबारा रिट पिटीशन आप लोग दाखिल करने की प्लानिंग कर रहे हैं? जी, हमारी क्यूरेटिव अभी तक बाकी है सुप्रीम कोर्ट में। क्यूरेटिव पिटीशन के अलावा और कोई लीगल मेजर तो हम नहीं लेंगे। बाकी सरकार से यही उम्मीद है कि जो नाइंसाफी, जो इंसानियत के हक में वो फैसला सुनाए, जो नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ फैसला सुनाए। अगर वो स्लम्स के लिए डेट पास कर सकते हैं कि स्लम्स अगर 2000 से पहले बने हैं उनको आप रेगुलराइज कर सकते हैं, तो आप बिल्डिंग्स के लिए डेटम लाइन क्यों नहीं चेंज कर सकते? बिल्डिंग्स के लिए डेटम लाइन अभी भी 1963 पे अटकी है। तो इतना डिस्क्रिपेंसी क्यों? आप इतना मतलब एक मिडिल क्लास और आप लोअर क्लास के बीच में इतना क्यों डिस्क्रिमिनेट करें? इसलिए क्योंकि हम वोट बैंक नहीं है। तो लीगल का तो पता नहीं, लेकिन सरकार के पास अभी भी पूरा हक है बिना कुछ किए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नोटिस जो सरकार बोलती रहती है, उनका जब मन करता है वो सुप्रीम कोर्ट नोटिस के ऊपर भी जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस बॉम्बे में उल्लासनगर के खिलाफ भी था, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आदर्श सोसाइटी के खिलाफ भी था, और लेकिन उसमें उसको जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसके ऊपर जाके की, तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं दिखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने बोला कि आप डांस बार बॉम्बे में चला सकते हैं, उसके खिलाफ भी गवर्नमेंट गई। तो गवर्नमेंट को मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट से इतना कोई फर्क पड़ता है। उनकी नियत में है कि उन्हें हमारी मदद करनी है या नहीं, और उन्हें मदद करनी पड़ेगी, वरना उनके सामने इधर हजारों लोगों की मौत होगी। लेकिन इस बीच आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को एक खत भी लिखा था, उनकी वेबसाइट पर भी आपने ये बात पहुंचाई थी कि वो इस मामले में कोई हस्तक्षेप करे, कोई आप लोगों को मदद पहुंचाए। क्या उस तरफ से कोई आश्वासन आप लोगों को अभी तक मिल पाया, या फिर वो कोशिश भी अभी तक बेकार गई है? अभी तक तो वहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। हमारे इधर बॉम्बे के जो एमपी है बीजेपी के गोपाल शेट्टी जी, उन्होंने भी किया। वापस से हमारे एरिया के जो एमपी है अरविंद सावंत जी, उन्होंने भी अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी को वापस से खत लिखा हमारे तरफ से। तो कोशिश अभी तक जारी है, लेकिन अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकला है उधर से। चलिए अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो अंकित जो कि रहीवासी हैं केम्पा कंपाउंड के, उनका भी यही कहना है जो विद्या श्रीनिवास का कहना था कि वो लोग मकान खाली नहीं करेंगे, चाहे सूरत जो भी हो जाए। संजय हमारे साथ बने हुए न्यूज रूम से। संजय, अब रहीवासी तो अपनी बात पर अड़े हैं कि वो मकान खाली नहीं करेंगे, लेकिन स्थिति जो है वो बेहद गंभीर होती जा रही है। अब रास्ता क्या बचता है? क्या जो क्यूरेटिव पिटीशन उन्होंने दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, वो आखिरी उम्मीद बचती है, या फिर सरकार इस पर कोई ऑर्डिनेंस लाकर इस चीज को क्लियर करे, ये आखिरी उम्मीद बचती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो रास्ते बचे थे, सारे रास्ते केम्पाकोला के निवासियों ने अख्तियार किए, लेकिन वो तमाम चीजें धरी की धरी तब रह गई जब सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम दलीलों को खारिज कर दिया। अब एसएलपी की बात करें, एसएलपी खारिज हुई, उसके बाद रिव्यू पिटीशन दायर की गई, वह खारिज हुई। अब क्यूरेटिव पिटीशन जो है उसके ऊपर इन्होंने अपना एक इंतजार की एक घड़ी रखी हुई है कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन इसी बीच 31 मई का दिन समाप्त हो चुका है। बीएमसी ने सोमवार को 72
घंटे की नोटिस दी है। पीसफुल पोजीशन के तहत वह चाबी बृहन्मुंबई महानगर पालिका को सरेंडर करे। अब कैंपा कोला के जिन निवासी हैं वह कतई तैयार नहीं है चाबी देने के लिए, चूंकि बात यहां आशियाने की है। चूंकि कई चीजें सामने देखने को मिल रही है राहुल। एक प्रकार से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव नजदीक है। गत लोकसभा चुनाव में बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो है उसे एक बड़ी कामयाबी मिली है। और अब देखने वाली बात यह होती है कि यदि गोपाल शेट्टी या फिर अरविंद सावंत जो वहां के स्थानीय एमपी हैं, यदि वह देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने में सफल हो जाते हैं, कोई राहत मिलती है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा इसमें एक बड़ी राजनीति देखने को मिलेगी और एक बड़ा वोट बैंक जो है वह भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पक्ष में जाते हुए दिखेगा। लेकिन शाम 5 बजे तक क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हालात जस के तस बने हुए, अब देखना यह होगा कि बीएमसी और रहीवासियों के बीच जो ये लड़ाई जारी है, इसमें जीत किसकी होती है। इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी लेमन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जा सकता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, इन सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका लेमन न्यूज पर। आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर और उसके भाई छोटा शकील के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक अंग्रेजी अखबार में एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें दोनों को 16/8/2014 यानी कि 16 अगस्त 2014 को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। इस विज्ञापन के जरिए, इस विज्ञापन में भरत पाराशर जो कि एडिशनल सेशन जज हैं, उनकी तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है और दोनों से कहा गया है, दोनों आरोपियों से और दोनों दोषियों से कहा गया है कि वो अदालत में पेश हों। दरअसल मामला 9/5/2013 का है। उनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ, दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के खिलाफ FIR नंबर 20/2013 और जिसमें IPC की धाराओं 419, 420, 467, 468, 471, 201, 120B, 34 IPC और मकोका एक्ट के तहत मामला दर्ज है। और इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों को फरार करार देते हुए कहा है कि दोनों एब्सकॉन्डिंग है और दोनों को 16/8/2014 को अदालत में पेश होना होगा। तो छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम दोनों आतंकवादियों को अदालत में पेश होने का हुक्म सुनाया गया है दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से। बलजीत परमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। बलजीत जी, छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम दोनों को कहा गया है कि वो 16 अगस्त को कोर्ट में पेश हो। जाहिर सी बात है कि ये लगभग नामुमकिन सी चीज है, लेकिन क्यों कोर्ट को जरूरत पड़ती है इस तरह के जो एब्सकॉन्डिंग या फरार बड़े दहशतगर्द या डॉन होते हैं या अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, उनको इस तरह का विज्ञापन जारी कर उनको पेश होने का आदेश देने के, और इसके मायने क्या अगर मैं कानूनी तौर पर समझूं तो? देखिए, ये तो पहला उनके खिलाफ ऐसा केस नहीं है। इसके पहले भी तकरीबन बहुत सारे केसों में ये दोनों लोग एब्सकॉन्डर करार दिए जा चुके हैं। CBI का रेड कॉर्नर नोटिस भी इनके खिलाफ इंटरपोल का जारी किया हुआ है। और ये नई जो ये कवायद लगती है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट लगती है कि अभी अभी देश में नई सरकार बनी है, एक नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हैं और एक पहली मीटिंग नए प्रधानमंत्री की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ हुई। लगता है उसमें कुछ ऐसी बात हुई होगी कि हिंदुस्तान अगर कोई
फ्रेश एविडेंस, क्योंकि पुरानी एविडेंस को पाकिस्तान ने माना नहीं है, उसको एविडेंस नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि दाऊद इब्राहिम का नाम का आदमी हमारे देश में नहीं है, तो उनका पहला स्टैंड वैसे का वैसे रहेगा। ये नया जो एक कभी 16 तारीख के बाद अगर दाऊद और छोटा स्टील कोर्ट में पेश नहीं होते हैं 16 तारीख को, तो इनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इनका वो नोटिस जो है नया रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू होगा। उस नोटिस के तहत हो सकता है पाकिस्तान सरकार कोई एक्शन उस पे ले। पुरानी बातों को भूल के नए केस में वांटेड है तो हो सकता है कोई कोऑपरेशन पाकिस्तान करे। भारत सरकार की डिप्लोमेसी का हिस्सा भी हो सकता है पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए, जैसा कि आप कह रहे हैं, और क्या ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा भी है इस तरह से जो भी आरोपियों के खिलाफ अखबार में विज्ञापन छपवाया जाए और उन्हें पेश होने का आदेश दिया जाए, या फिर ये नए सिक्योरिटी एडवाइजर की राय पर या फिर भारत की नई कूटनीति का हिस्सा हो सकता है? देखिए, पिछले 20 साल में पाकिस्तान कहता आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम को हम नहीं जानते कौन है, हमारे देश में नहीं है। अगर कोई होगा भी ऐसा तो वो किसी और नाम से रह रहा होगा तो हमें पता नहीं। और ये भी संभव है कि दाऊद ने कोई नया नाम से पाकिस्तानी पासपोर्ट लिया हो और पाकिस्तान कहता हो वो तो हमारा नेशनल है, हम तो मानते नहीं हिंदुस्तान का। ऐसे बहुत से केसेस में पाकिस्तान ऑलरेडी कर चुका है। वो झिंगड़ा के केस में बैंकॉक में भी पाकिस्तान यही बात बोल रहा है कि वो तो हमारा नेशनल है, पाकिस्तानी नेशनल इंडिया का नेशनल नहीं है। तो उसके लिए भी मुंबई पुलिस ने काफी नई एविडेंस वहां पे भेजी, उसके रिश्तेदारों के डीएनए टेस्ट वगैरह सब करके भेजे हैं। तो पुराने स्टैंड को पाकिस्तान बदल नहीं सकता है, इसलिए एक नए सिरे से एक नई शुरुआत की गई है दाऊद को बाहर लाने की। और ये बीजेपी का एजेंडा भी रहा है इलेक्शन के पहले कि हम दाऊद को पाकिस्तान से वापस लाएंगे। उस नए किस्से की शुरुआत लगती है मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत जी से तमाम जानकारी के लिए। तो नए किस्से की शुरुआत हो सकती है, दाऊद को भारत लाने की कोशिश के तहत हो सकता है कि इस तरह का विज्ञापन छापा गया हो। देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों पर महाराष्ट्र सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया है। महिला की सुरक्षा को लेकर 50 करोड़ का प्रस्ताव भी रखा गया है असेंबली में। क्या कुछ है इस प्रस्ताव में? और महाराष्ट्र सरकार का यह भी दावा है कि महिलाओं की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता में शामिल है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री आर पाटिल से हमारे संवाददाता प्रदीप शर्मा ने खास बातचीत की। महाराष्ट्र में न्यायमूर्ति धर्माधिकारी साहब की एक समिति हमने गठित की है। उनकी जो सिफारिशें हैं, लगभग सभी सिफारिशें हमने स्वीकृत की हैं कि जिनको महिलाओं को अच्छे काम करने के लिए, प्रगति के लिए और बढ़ावा मिले। लेकिन सुरक्षा के बारे में महिला पुलिस की संख्या और बढ़ाना, उन्हें जो साधन सुविधा राज्य शासन की तरफ से दी जा रही है उसमें और बढ़ोतरी करना और कानून का सपोर्ट देना, यही काम टॉप प्रायोरिटी से महाराष्ट्र में किए जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है आज महाराष्ट्र में महिला सबसे सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगी। अब आपने बताया कि बजट को लेकर जो है, बजट में भी, महाराष्ट्र के बजट में भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान रखा गया, क्या है वो? 50 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में रखा गया है, जिससे 500 गाड़ियां वायरलेस सेट के साथ हमें मिलेगी और उसमें महिला पुलिस कर्मचारी अधिकारी रहेगी। जहां भी महिलाओं से कॉल आएगा जल्द से जल्द मदद करने के लिए गाड़ी पहुंचेगी। ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल थे, जिन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर तो बजट में भी प्रावधान रखा गया और साथ ही सरकार ने एक एक्शन प्लान भी रखा है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे पारित किया जाएगा। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रदीप शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। कांग्रेस के नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने अब नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। निरुपम ने पत्रकारों के साथ बातचीत में आरोप लगाया है कि मोदी अब अपने वादों से मुकर रहे हैं। जो नई सरकार बनी है उस सरकार के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रचार के समय जो सारे वादे किए थे, उन वादों में से एक वादे की याद दिलाने के लिए मैंने आज आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया और मैंने स्वयं प्रधानमंत्री जी के नाम से एक चिट्ठी भी लिखी है। वो उनका वादा था जब 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि जितने भी इलेक्टेड एमपीज हैं उनके खिलाफ जो भी क्रिमिनल केसेस हैं, उन सारे क्रिमिनल केसेस की सुनवाई 1 साल में पूरी हो जानी चाहिए। 1 साल के अंदर तय होना चाहिए कि या तो वो निर्दोष है या दोषी है। दोषी है तो जेल में डाला जाएगा, निर्दोष है तो पार्लियामेंट में काम करेगा। उसके दूसरे दिन उस समय राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो अरुण जेटली जी थे, जो इस समय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पोडियम से इसका हार्दिक स्वागत किया। उसके 3-4 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैंपेन के दरमियान टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में और अपने भाषणों में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है। मैं अगर दिल्ली पहुंचा तो पहुंचते ही
जितने एमपीज हैं जिनके खिलाफ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।